बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के कंप्लीट चैप्टर को। इस वन शॉट के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर कराऊंगी। आप सिंध से बिलोंग करते हैं, कैपीके से हैं या फिर आप बलोचिस्तान से हैं, सारे बच्चे यहाँ से अपनी तालीम को हासिल कर सकते हैं क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं पीएमडीसी का सिलेबस। पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमने 12 चैप्टर आप लोग के लिए अपलोड कर दिए। ये 13वां चैप्टर है। उसके बाद 3 चैप्टर आपका पीएमडीसी का सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो कंप्लीटली आप कॉन्सेप्ट को सीख कर जाएंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और लास्ट तक लाजमी रुकेगा क्योंकि आपको एमसीक्यूज भी बताए जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको रेगुलरली सेंड किए जाते हैं और आपकी सपोर्ट की जाती है। स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो हमने उठाया है रिप्रोडक्शन को। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जो कि एमडीकेट के अंदर इंक्लूडेड है आपके पीएमडीसी के अंदर। तो रिप्रोडक्शन क्या होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज। अब स्टूडेंट्स जिस भी खानदान ने अपनी जनरेशन को बढ़ाना होता है तो वो क्या करता है, मैरिज करता है, यानी कि शादी करता है। फिर वो अपनी जनरेशन को क्या कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। इस तरीके से वो मैरिज करने के बाद अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं ताकि उनकी जनरेशन जो है वो कभी खत्म ना हो, वो आगे बढ़ती रहे। तो इस तरीके से बच्चों अपने पेरेंट्स से फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन यानी कि बढ़ाना। ये नॉन लिविंग थिंग्स तो नहीं कर सके अपने जैसे दूसरे इंडिविजुअल को बना सके। कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स ये काम नहीं कर सकते, ये करते हैं लिविंग थिंग्स। लेकिन लिविंग थिंग्स कैसे अपनी न्यू स्पीशी को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बाय थ्रू ऑन द फीमेल। फीमेल के थ्रू वो अपनी जनरेशन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल, मेल का स्पर्म होता है और फीमेल की ओव्यूल होती है, सही। फिर स्पर्म और ओवम आपस में मिलता है तो एम्ब्रियो, जाइगोट, उसके बाद आपका क्या बन जाता है, बेबी बन जाता है। इस तरीके से हम सारे प्रोसेस को पढ़ेंगे कि अगर किसी खानदान ने अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है तो वो क्या करता है, शादी करता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स उनके सेक्स आपस में मिलते हैं और एक बच्चा पैदा हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कि किस तरीके से बेबी की डेवलपमेंट होती है। उसके बाद पहला हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहले क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन करने वाले सेल हम पढ़ेंगे, ल्यूटिनिक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एफएसएच के बारे में पढ़ेंगे, एलएच के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीजों को पढ़ेंगे। अब आपको पता होगा, अब 9th और मैट्रिक में पढ़ते आ रहे होंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसके इसके अंदर जो फीमेल है उसका ओवम होता है और मेल का क्या होता है, स्पर्म होता है। वो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, यानी कि मेल ओवम एंड स्पर्म आर कंबाइंड एंड टू मेक अ बेबी। उसे सिंपलीफाई हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्पर्म और ओवम का मिलना, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद जो फीमेल है वो उसकी सपोर्ट होती है प्रेगनेंसी। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे अभी अभी। पहले हमारे पास है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो कि फीमेल के अंदर होता है। पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को। पहला होती है फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं, उसके बाद ओजनेसिस होती है, सारा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद रिलीज हार्मोन, लाइक फीमेल के अंदर एक्स्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन रिलीज होते हैं और मेल के अंदर एल्डोस्टेरोन और टेस्टिस होते हैं। ये सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में फीमेल के पास ओवरीज होती हैं, ओवरीज 2 होती हैं फीमेल के पास। और ओजनेसिस क्या होता है, एक की डेवलपमेंट होना। ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि किस किस तरीके से हम पढ़ेंगे। उसके बाद ओजनेसिस क्या होती है, जब एक की डेवलपमेंट होती है, सही। उसके बाद हमारे पास है फीमेल के अंदर जो
देखिए जब बच्ची छोटी सी होती है, सो अगर मैं आपको आगे जाके भी बताऊंगी, बच्ची छोटी जब होती है तो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव नहीं होता, क्योंकि वो छोटी बच्ची होती है। उसके बाद जैसे ही बच्ची अपनी अडल्ट की एज तक पहुंचती है, तो अडल्ट की एज तक पहुंचती है तो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, और जब वो एक्टिव हो जाता है, सो वहां पर उसकी मंथली साइकिल्स चलती हैं। वो कैसे चलती हैं, कैसे चलती है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और रिलीज जो हार्मोन होते हैं फीमेल के अंदर, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आगे हम चलते हैं, उसके बाद मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के फीमेल के पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है। पहले हमारे पास है पेयर ऑफ ओविडक्ट, इसे हम फ्लैपियन ट्यूब भी कहते हैं। देखें, ओविडक्ट को दूसरा हम फ्लैपियन ट्यूब भी कहते हैं। नोट के ऊपर, नोट्स के ऊपर लिखने, फ्लैपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। पेयर ऑफ ओविडक्ट, जोड़े के अंदर उनके पास ओविडक्ट के फ्लैपियन ट्यूब के पेयर होते हैं। वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ओवरीज एग को। देखिए स्टूडेंट, याद रखिएगा, आपकी ओवरी क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, वो मूव नहीं करती, लेकिन स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। फिर उन्हें ओवरीज को कौन आगे ट्रांसपोर्ट करवाता है। सो बच्चों, ओवरीज के अंदर एक सीलिया लगे होते हैं। सीलिया जो है एग को, एक जिसके अंदर बच्चा होता है, उसको आगे मूव करवाते हैं। फ्लैजिला होते हैं उस ओवरी के अंदर, फिर धक्का देते हैं उसको, ताकि बेबी एक जगह से दूसरी जगह आ सके। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ओवरी एग को ट्रांसपोर्ट करवाती है कौन, ओविडक्ट, जिसे हम फ्लैपियन ट्यूब कहते हैं, जो फीमेल के अंदर होती है। उसके बाद है यूटेरस। अब हम बात करते हैं जो फीमेल है उसकी यूटेरस की। बच्चों, जब कंसीव होती है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो यूटेरस उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। यूटेरस बड़ी हो जाती है जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है। उसके बाद फीमेल के अंदर होती है विजाइना। विजाइना की दो ओपनिंग्स होती हैं, दो ओपनिंग्स होती है विजाइना की, इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहले हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को लिया, फिर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को लेंगे। अब इसमें टेस्ट एमडीगेट के अंदर इसमें एमसीक्यूज कौन से आएंगे, याद रखिएगा, ये डेफिनेशन याद रखिएगा। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि एक जनरेशन को, एक जो है बंदा, उसने अपनी जनरेशन को बढ़ाना है, तो वो रिप्रोड्यूस करेगा, अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। उसके बाद याद रखिएगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पहले फर्टिलाइजेशन होती है, मंथली साइकिल्स चलती हैं। अगर मंथली साइकिल्स में अगर उनको पता नहीं होता कि फर्टिलाइजेशन होनी है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद है सपोर्ट ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को सपोर्ट देते हैं। अब एमसीक्यूज याद रखिएगा, ओजेनेसिस में क्या होता है, एग की डेवलपमेंट होती है जब जो है ओवरीज के अंदर एग हो जाते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन, जो बच्चा बनने लग जाता है। उसके बाद है फीमेल के अंदर जब वो अडल्ट होती है, अडल्ट होती है, 12 साल से बच्ची अडल्ट होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ने लग जाती है। फिर उसके बाद स्टूडेंट, वहां का उसका बच्ची का जो हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक्टिव हो जाता है उस बच्ची का। जब पिट्यूटरी ग्लैंड उसका एक्टिव हो जाता है, तो याद रखिएगा, उसमें से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक एक्स्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। आई होप ये एमसीक्यूज याद रखना है। फीमेल के अंदर दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक हमारे पास होता है जो प्रोजेस्टेरोन, दूसरा एक्स्ट्रोजन। देयर आर टू हार्मोन रिलीज ऑन द फीमेल। ये एमसीक्यूज याद रखना है। फीमेल के अंदर कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और फीमेल के पास दो फ्लैपियन ट्यूब होती हैं, जो अंडे को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं ओवरीज के। उसके बाद हमारे पास यूटेरस, यूटेरस में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, यूटेरस बड़ी हो जाती है, बिग हो जाती है। सो यूटेरस क्या करती है, प्रेगनेंसी को कंसीव करती है, उसे उस हिसाब से फीमेल की एडजस्ट करती है। उसके बाद है विजाइना, विजाइना क्या करती है, वहां से बच्चों ओपनिंग होती है और वहां से बच्चा फिर बाहर आता है। सो ये हमारे पास क्या है, विजाइना है। अब हम आगे चलते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं फीमेल के किस किस तरीके से ओवरी को काट कर अगर देखें, तो ओवरी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या होता है, क्योंकि टेस्ट जो है एमडीगेट डॉक्टरी का टेस्ट जो होता है, उसके अंदर हर एक चीज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डॉक्टर बनना यही तो होता है कि हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। सो चले आगे चलते हैं। ये रिप्रोडक्शन से हर साल 6 से 7 एमसीक्यूज आते हैं, तो चले उसे भी हम डिस्कस करते हैं।
सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि फीमेल के अंदर होता है। पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को, फिर हम चलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को। मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन बता दी है इंट्रोडक्शन के अंदर। सो अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल के। अब याद रखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीमेल की ओवरी को, कि फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है उसकी लेंथ कितनी होती है। फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है उसकी लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर। ये आपके टेस्ट के अंदर पूछी जा सकती है। उसके बाद है विड्थ। विड्थ कितनी होती है ओवरी की? 1.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं ओवरी का वेट कितना होता है, तो वो होता है 3 से 8 सेंटीमीटर तक। उसके बाद जो ओवरी होती है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर में होती है। मैम कैसे पेयर्ड स्ट्रक्चर में होती है? व्हाट डू यू टेल यू? सो पेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे डिफरेंशिएट याद रखें एमडी गेट के अंदर आ सकता है, लंग्स भी पेयर्ड स्ट्रक्चर में होते हैं, किडनी भी आपकी क्या होती है? पेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती है। किडनी क्या करती है? किडनी के अंदर क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, सॉरी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन की बनी होती है एक किडनी। एक किडनी का, अब नेफ्रॉन क्या है? किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो एक किडनी बनती है। याद रखिएगा, लंग्स भी पेयर्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। और आज आपको पता चलने वाला है कि जो फीमेल के अंदर ओवरी होती है वो भी क्या होती है? पेयर्ड स्ट्रक्चर में होती है। ये चीज याद रखिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं, इसका आगे भी पढ़ने वाले हैं, जरा देखिएगा। उसके बाद सवाल यह आ सकता है कि जो एक फीमेल है उसकी ओवरी कहां पर कैसे अटैच होती है। सो फीमेल की जो ओवरी होती है उसको अटैच करने वाला एब्डोमेन कैविटी से, उसे हम कहते हैं मीजोवेराइन। क्या बोलते हैं? मीजोवेराइन। आई विल टेल यू अगेन आई विल टेल यू कि अटैच जो करवाता है फीमेल के पेट के साथ ओवरी को, उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोवेराइन। ये एक बार नम्स में एमसीक्यूज बनकर आया है और 2 बार ये पंजाब के अंदर आया है। सही, पंजाब के एमडीगेट के अंदर आया। फिर उसके बाद कैपीके से भी इसके 4-5 एमसीक्यूज प्रीवियसली ईयर्स रिपीट हुए हैं। सो ये वाली चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम ओवरी को पढ़ने से पहले हमें ओवरी को काटना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम बंद ओवरी की जो फीमेल है उसकी स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ सकते। तो हमने क्या किया है? इसको काटा है। अब हम पढ़ेंगे कि फीमेल की ओवरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। तो चले देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँ, वैसे ही एक आम सी स्ट्रक्चर से बताती हूँ। फीमेल का जो आउटर रीजन होता है ओवरी का, उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और जो फीमेल का इनर रीजन होता है ओवरी का, फीमेल का ओवरी का जो इनर रीजन होता है उसे हम कहते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला कहते हैं। ये तो मैंने वैसे ही ओवरव्यू दिया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये ओवरी की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। अब आपको दिख रहा होगा कि मैम आपने यहाँ पर 2 तरह के सेल्स बनाए हैं, जरा मैम आप हमें बता भी दें। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ओवरी के जो बाहर वाले सेल होते हैं जो फीमेल की ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं, इसको हम कहते हैं जर्मिनियल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? जर्मिनियल एपिथेलियम कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद जो फीमेल के सेकंड वाले जो सेल उसकी ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं, जो मैंने ब्लू से आप लोगों के लिए बनाई, ये देखें, ये क्या है? सेकंड सेल है। सेकंड सेल को हम कहते हैं ट्यूनिका एलिजीनिया। देखें माय बच्चे, यहाँ पर देखें, जो के बाहर वाले सेल हैं, अंदर की साइड जो पहले सेल हैं उसे हम जर्मीनियम एपिथेलियम कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो सेल्स होते हैं ये आपकी एब्डोमेन कैविटी के साथ सपोर्ट करवाते हैं, सही, कोई लुब्रिकेशन ना हो जाए। उसके बाद जो सेकंड सेल्स होते हैं जो आपकी ओवरी के अंदर होते हैं उसे हम ट्यूनिका एलिजीनिया कहते हैं, जो कि किडनी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर मैम आपने क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है। ये मैम क्या क्या स्टेजेस आपने लिखी हुई? तो चले इसे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी ओवरी के अंदर 3 तरह के सेल्स मौजूद हैं। ये जो सेल्स है इन सेल को एक एक करके पढ़े, या फिर एक को पढ़ लेंगे 2 फिर क्लियर हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं फॉलिकल।
फीमेल के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं उसे हम फॉलिकल कहते हैं, जो कि छोटे छोटे सेल्स मौजूद होते हैं। ये क्या है, इनकी फर्स्ट स्टेज है। और फीमेल के अंदर ये सेल क्या है, वो दोबारा से चेंज होंगे एक स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये क्या हो जाएगी, डबल डबल स्ट्रक्चर कहलाएगी। उसके बाद फीमेल के जो सेल्स हैं वो फिर ऐसा ऐसा कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, एक बड़े सेल के अंदर, जिसे हम ट्रिप्लॉइड कह रहे हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद ये जो सेल है जो कि थर्ड नंबर वाला है, थर्ड स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज में सेल ऐसा होता है छोटा सा, फिर सेकंड स्टेज में फीमेल का सेल थोड़ा बड़ा हो जाता है जिसे हम डिप्लॉइड कहते हैं। फिर तीसरी स्टेज में फीमेल का सेल और बड़ा हो जाता है, उसके अंदर 2 सेल्स आ जाते हैं। फिर ये सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड रखनी है। फीमेल का जो पहला सेल होता है उसे देखें, फीमेल की ये सेल की जो बाहर वाली दीवार है, आई कैन अगेन रिवाइज माई स्टूडेंट्स, ये जो फीमेल के सेल की बाहर वाली दीवार है, इस दीवार को हम कहते हैं कैविटी एंट्रियम, कैविटी आर्ट्रियम कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, फीमेल के सेल की बाहर वाली दीवार को हम कैविटी एट्रियम कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। फीमेल के अंदर 2 चीजें, देखिए बाहर वाली दीवार हमने पढ़ी, फीमेल के अंदर एक एग प्रेजेंट होता है, इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है थर्ड कंडीशन के अंदर। फिर स्टूडेंट्स, ये जो एग है इसे बाहर भी निकलना होता है। सो ये बाहर कैसे निकलता है, ये जो एग है ना, इसे बाहर निकलना है, दूसरे प्रोसेस करवाने हैं, तो ये कैसे निकलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब स्टूडेंट, ये एग क्या करेगा, यहाँ से इस दीवार को तोड़ेगा, इस दीवार को यहाँ से रप्चर करेगा, इस तरीके से कुछ इस दीवार को ये सेल रप्चर करेगा। जैसे ही इस दीवार को ये सेल रप्चर करेगा तो ये सेल क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकल आएगा, कुछ इस तरीके से माय इंडिकेट एक्सपेरिटीज, कुछ इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा। और इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं, ये देखें, एक बार और बता रही हूँ, अगेन आई विल टेल यू, अगेन आई विल टेल यू, अगेन आई विल टेल यू, ये ट्रिप्लॉइड स्टेज है। इसके अंदर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसका जो बाहर वाला रीजन है इसे आप कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं, सही, ग्रेफियन फॉलिकल। अब यहाँ से ये सेल क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अभी यानी कि ये दीवार को समझ ले रैप्चर नहीं करा, ये यहाँ से ये रैप्चर नहीं करा अभी, नीचे आके थोड़ा हम पढ़ते हैं इसको। सो यहाँ पर आप लोग देखें, बस इसके नाम पहले याद रखने हैं कि यहाँ पर 2 सेल्स बन चुके हैं, एक यहाँ कैविटी आर्ट्रियम, और मैंने ना 2 स्टेप्स में कर दिया है आसान करने के लिए, मैं फिर से आपको साथ में पढ़ा रही थी लेकिन साथ में नहीं पढ़ा रही अभी। बाहर वाली दीवार को कैविटी आर्ट्रियम और एक अंडा मौजूद होता है जिसे हम एग कहते हैं। उसके बाद ये ट्रिप्लॉइड स्टेज के बाद ये एक ही दीवार के अंदर आ जाता है, उस दीवार का नाम है ग्रेफियन फॉलिकल। एग किसके अंदर आता है, जब ओव्यूलेशन होती है, एग किसके अंदर आता है, ग्रेफियन फॉलिकल का। ग्रेफियन फॉलिकल के बाद उसने अंडे ने बाहर निकलना होता है, एग ने बाहर निकलना होता है, तो वो इस दीवार को क्या करता है, रप्चर करता है, और जैसे ही रप्चर करता है उस प्रोसेस को आप कहते हैं ओव्यूलेशन। अंडे का उसमें से ग्रेफियन फॉलिकल से रैप्चर करके दीवार को बाहर निकल आना, उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन भी कहते हैं, उस प्रोसेस को हम फॉलिकल जेनेसिस भी कहते हैं, फॉलिकल जेनेसिस और ओव्यूलेशन कहते हैं। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, ये आपके टेस्ट के अंदर सवालात बनकर आ सकते हैं। अगेन आई विल टेल यू, अगेन आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, ये जो बाहर आप लोग देख रहे हैं एक दीवार, उस दीवार को आप ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं, और इस दीवार में से अब इस एग को बाहर आना है, तो ये इस दीवार को रप्चर करेगा, तोड़ के मोड़ के सब कुछ करके बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को माय बच्चे ओव्यूलेशन भी कहते हैं, कहीं कहीं टेस्टिस के अंदर ओव्यूलेशन नहीं लिखा होता, फॉलिकल जेनेसिस लिखा होता है, तो दोनों चीजें माय बच्चे याद रखनी है। फीमेल की डायग्राम को पढ़ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, वो ध्यान से यहाँ पर देखना है। तो ये ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच ग्रेफियन फॉलिकल वॉल आर ब्रेक एंड egg are remove, that process is called, that process, देखो आपको नजर आ रहा है या कट रहा है, आपको कट रहा है थोड़ा सा, देखें मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेती हूँ कि आपको कटे ना, सही है। ये देखें, आई विल रिटन दैट कि ग्रेफियन जो वॉल है उसे वो ब्रेक करता है
और ब्रेक करने के बाद वो वहां से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। उसने ग्रेफियल वॉल को ब्रेक किया और वहां से एग रिमूव हो जाएगा, एग रिमूव हो जाएगा। उस प्रोसेस को माय बच्चे गौर से लिखिएगा मेरे साथ साथ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन भी कहते हैं और दूसरा फॉलिकल जेनेसिस भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द फॉलिकल जेनेसिस। ये डेफिनेशन को अपने नोट्स के अंदर छाप ले स्टूडेंट, ये आपके बहुत ज्यादा काम की आएगी। सो चलें आगे चलते हैं, इतना क्लियर हो गया। अब मैंने आपको एक और चीज बतानी थी, एक और चीज मैंने आपको पहले ही प्रोसेस पढ़ा दिया। एक चीज सुने, ये जो बाहर एक सेल होता है, सेल की दीवार जो होती है सबसे पहले जब वो फर्स्ट स्टेज में होता है उसको हम फॉलिकल कहते हैं, सही। अब स्टूडेंट्स ये अंडा एग यहाँ से बाहर निकल गया, किस प्रोसेस से, ओव्यूलेशन के प्रोसेस से। उसके बाद ये चेंज हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। अब देखें बच्ची जब छोटी होती है, बच्ची जब छोटी होती है उसका पिट्यूटरी ग्लैंड इनएक्टिव होता है, वो अपनी बचपन की स्टेज में होती है। उसके बाद जब वो अडल्ट की एज में जाती है, तो अडल्ट की एज में जाने से फिर उसके ये वाले प्रोसेस होते हैं, सही, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद जब अंडा निकल गया है, एक बाहर आ गया है, तो कॉर्पस जो ल्यूटियम है वहां से एक हार्मोन रिलीज होगा। मैं आगे बताऊंगी कि इसके अंदर से, वो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, ये चीज आपने याद रखनी है, इसको आप अभी स्पेस में रखें। फिर कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ से फीमेल का एक हार्मोन रिलीज होगा। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है व्हाइट बॉडी, जिसे हम कहते हैं एल्बियस, एल्बियस हम लोग कहते हैं, इस कंडीशन में आ जाता है। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। ये हमने ओवरी को खोल के पढ़ा था। ओवरी के अंदर याद रखिएगा क्या क्या मौजूद होती है, पूरा एमसीक्यूज बन के आ सकता है भाई। देखें मेरे बच्चे देखें, यहाँ पर ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है ब्लड वेजल्स, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है लेस कनेक्टिव टिश्यू, बहुत ज्यादा लेस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंस होते हैं। और ओवरी के अंदर स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, इलास्टिक मसल्स भी ओवरी के अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। सारी चीजें किसके अंदर प्रेजेंट होती है मैम, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है। मैम किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है। अब सवाल ये आएगा, स्टूडेंट मुझसे कमेंट करके पूछेंगे मैम मैम बताएं एमसीक्यूज क्या आएगा, तो एमसीक्यूज की तरफ अब चल लें। मैं एक बार रिवाइज कर दूं फिर एमसीक्यूज करेंगे। स्टूडेंट्स लेंथ 3 सेंटीमीटर याद रखिएगा, विड्थ वेट ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद ओवरी की एक बार और स्ट्रक्चर को रिव्यू करूंगी ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। ओवरी के अंदर जो पहला सेल होता है उसे हम जर्मीनियल एपिथेलियम कहते हैं, जो कि एब्डोमेन कैविटी, ओवरी को एब्डोमेन कैविटी के साथ अटैच करवाता है, उसे हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। ओवरी के अंदर दूसरा जो सेल्स होता है उसे ट्यूनिका एलिजीनिया कहते हैं। मैम ट्यूनिका एलिजीनिया क्या होता है, थोड़ा सा हमें बता दें। ट्यूनिका एलिजीनिया आपकी जो ओवरी होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे हम अगर चलें, तो यहाँ पर ओवरी के अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर जो सेल हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। सो इस तरीके के सेल्स होते हैं, तो बाहर वाले जो इसका हिस्सा होता है उसे हम फॉलिकल कहते हैं। ये क्या है, ओवरी की फर्स्ट स्टेज है। जैसे ही सेल सेकंड स्टेज में जाते हैं तो सेल थोड़े से बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सेकंड स्टेज है ओवरी के अंदर सेल की। फिर वो जो सेल्स है वो थर्ड स्टेज के अंदर जाते हैं। फिर इसकी जो बाहर वाली दीवार होती है उसे कैविटी एंट्रियम कहते हैं। उसके अंदर एक एग मौजूद होता है जो कि थर्ड स्टेज होती है। उसके बाद एक और सेल होता है जिसके अंदर वो क्या होता है, एग मौजूद होता है। अब उस एग को बाहर निकलना होता है, तो ये ग्रेफियन फॉलिकल को ब्रेक कर देता है और ये अंडा यहाँ से बाहर निकल आता है, जिसको हम ओव्यूलेशन भी कहते हैं और फॉलिकल जेनेसिस भी कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर एक हार्मोन रिलीज होगा फीमेल के अंदर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वो आपने अभी अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास वो कन्वर्ट होता है एक व्हाइट बॉडी में, जिसको हम कहते हैं एलबीएस कहते हैं। आई होप माय बच्चे यू आर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब आपसे एमसीक्यूज में ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ये तो लाजमी आएगा कि अटैच कौन करवाता है एब्डोमेन कैविटी को, वो होता है मीजोवेरॉन। फीमेल के अंदर क्या होता है, मीजोवेरॉन।
ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। आपसे इन सेल के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ये क्या-क्या प्रोसेस है इसमें से, ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस तो लाजमी आएगा, ये एमसीक्यूज के अंदर लाजमी बनेगा। इसको याद रखिएगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रेफियन वॉल टूट जाती है और अंडा रिमूव हो जाता है, एग रिमूव हो जाता है, उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन या फॉलिकल जेनेसिस भी कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माय बच्चे। बोर्ड को रिमूव कर आगे चलते हैं। इसको कॉपी कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो फीमेल के अंदर होता है, उसको स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो जरा आपने गौर से टॉपिक को समझना है, क्योंकि इसमें से आपके 5 से एमसीक्यूज बन सकते हैं। क्या पता इस बार आपका जो एमडीगेट है वो रिप्रोडक्शन से ज्यादा है, तो रिप्रोडक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से। सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको डायग्राम, क्योंकि याद रखिएगा मैं बच्चे, मैं डायग्राम इस वजह से बनाती हूँ क्योंकि 13% एमडीगे डायग्राम के अंदर से आता है। अगेन मैं बार बार बच्चों को बताती रहती हूँ। सो स्टूडेंट्स अब हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आपकी 3 तरीके की चीजें आ जाती हैं। एक आता है ओविडक्ट, मैंने आपको ओविडक्ट भी पढ़ाया था, और ओविडक्ट को आप फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी यूटेरस आएगी और यहाँ पर आपकी एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया ये पार्ट्स होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। इसे आपने डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर आपने गौर से देखना है। सो जो ओविडक्ट है उसे आप फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यहाँ पर आपकी यूटेरस होती है और यहाँ पर आपके एक्सटर्नल जेनिटलिया भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जरा आपने गौर से देखना है, किसी चीज को मैं बार बार बोल रही हूँ, मिस मत कीजिएगा, आपका नुकसान होगा। स्टूडेंट चले अब हम देखने वाले हैं बच्चों, ये आपकी क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर जो एग है वो आ चुका है। अभी हमने एग को किस किस तरीके से बनता है, जो एग है वो किस किस तरीके से बनता है, ये हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और फीमेल में देख चुके हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है फीमेल का, उसे हम डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिएगा आप लोग, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर एग आ चुका है। ओवरी की 2 फ्लैपियन ट्यूब होती है, फ्लैपियन ट्यूब पेयर में होती हैं। एक फ्लोपियन ट्यूब इस साइड पे होती है ओविडक्ट, और एक फ्लोपियन ट्यूब ओविडक्ट, दोनों नाम आप इसके, और एक फ्लोपियन ट्यूब यहाँ पर होती है, ये ओवरी है। यहाँ पर अब फ्लोपियन ट्यूब के अंदर एग आ चुका है। क्या आ चुका है, एग आ चुका है। याद रखिएगा, जो ओवरी के अंदर एग आता है वो नॉन मोटाइल होता है, वो नॉन मोटाइल होता है, वो मूव नहीं कर सकता। तो मैम किस तरीके से फिर प्रोसेस होगा, तो याद रखिएगा, ओवरी के अंदर जो फ्लोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट जो है, ओविडक्ट के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया जो होते हैं वो ओविडक्ट के अंदर झाड़ू का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, झाड़ू का काम करते हैं। वैसे आपका एग जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन मूव करवाने वाली भी चीजें मौजूद है। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया मौजूद होते हैं, जो झाड़ू का इस तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी कि अंडा जो है एक उसे धक्का देते हैं कि वो राइट टू लेफ्ट जा सके। उसके बाद यहाँ पर मौजूद होती है स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट होती है। स्मूथ मसल्स उसे सही तरीके से अंडे को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, एक को, और सही तरीके से उसे रिलैक्स करवाती हैं। अगेन अंडा एक नॉन मोटाइल होता है, उसे मूव कौन कराता है, ओविडक्ट के अंदर झाड़ू जैसी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, जिसे हम सीलिया कहते हैं, सीलिया कहते हैं। और ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सीलिया होते हैं, ये एग को क्या कराते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड मूव करवाते रहते हैं, जैसे प्रोसेस होना होता है, और स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाती हैं। एक साइड हमने इसकी पढ़ ली। और ये एक जो फ्लोपियन ट्यूब है उसको हम कहते हैं इनफंडिक्यूलम। यहाँ से लेकर यहाँ पर जो फर्स्ट वाली फ्लोपियन ट्यूब है, इस फ्लोपियन ट्यूब की पूरी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, इनफंडिक्यूलम, इनफंडिक्यूलम। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो एग है उसे कलेक्ट कौन करता है, यानी कि जो एग है उसे कलेक्ट कर कर फिर फ्लोपियन ट्यूब के अंदर कौन फेंकता है। स्टूडेंट्स एग ऐसे तो नहीं आ जाएगा ना, एग ऐसे तो नहीं आ जाएगा ना, तो वहां पर भी बहुत सारे प्रोसेस होंगे जो कि मैं आपको डिटेल के अंदर पढ़ा रही हूँ। सो एग को कलेक्ट करना फिर फ्लोपियन ट्यूब के अंदर फेंकना, ये किसका काम होता है, तो इसे देखें। आप लोगों के पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ओवरी के अंदर, याद रखें, यहाँ पर लिख दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक इस तरीके से कुछ इस तरीके की प्रोजेक्शन होती है, और ये जो प्रोजेक्शन होती है, इस प्रोजेक्शन को आप कहते हैं फिब्री,
क्या बोलते हैं, फिब्री कहते हैं। और ये जो फिम्बरी होती है, फिम्बरी, ये एग को कलेक्ट कैसे करती है मैम? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये एग को मैम कलेक्ट कैसे करती है? हाउ डू यू कलेक्ट द एग? कैसे कलेक्ट करेगी? ये जो फिम्बरी होती है, फिम्बरी एग को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स को आप एस्ट्रियम कहते हैं। उन पोर्स को, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द ओवरी प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को स्टूडेंट्स आप लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रियम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अ एस्ट्रियम। एस्ट्रियम क्या करता है? उसको एग को कलेक्ट करता है और किसके अंदर फेंकता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिब्री के अंदर। अगेन आई विल टेल यू बच्चों, एग जो होता है वो ऐसे ही फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आके वो नहीं गिर जाता। सो पहले किसके अंदर जाता है? फिम्बरी के अंदर जाता है। और जो फिम्बरी होती है, फिम्बरी, वो एक फिगर लाइक प्रोजेक्शन होती है और वहां पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अंडा आके वहां पर गिरता है, वहां से कलेक्ट होता है एसटीएम के अंदर, एसटीएम कलेक्ट करता है। उसके बाद वो आके गिरता है किसके अंदर? फिम्बरी के अंदर। क्लियर होगा? अब अंडा आके फ्लोपियन ट्यूब के अंदर गिर गया। अब जब ये फ्लोपियन ट्यूब के अंदर गिर गया तो वो नॉन मोटाइल था। सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स मौजूद थे जो अंडे को राइट और लेफ्ट मूव करवा रही थी। उसके बाद यहाँ स्मूथ मसल्स भी मौजूद थी जो कि इसको कलेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा रही थी। इस पूरी स्ट्रक्चर को मैंने आपको बताया इनफंडिकुलम कहते हैं। और जो यहाँ से कलेक्ट करता है उसे, जहां पर आके अंडा गिरता है कलेक्ट करने को, एस्ट्रियम, और जो जहां पर गिरता है उसे हम कहते हैं फिम्बरी, और इसे इनफंडिकुलम। ये डिफरेंट याद कीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपकी क्या है? ओवरी है, ओवरी। अब स्टूडेंट ये सेकंड फ्लोपियन ट्यूब की बात करें, फर्स्ट फ्लोपियन ट्यूब को याद रखिएगा। अब सेकंड फ्लोपियन ट्यूब की तरफ आ गए। सेकंड फ्लोपियन जो ट्यूब है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, उस फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पार्ट को एम्प्यूला कहते हैं। एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। यहाँ पर ओवम के साथ क्या मिलता है? स्पर्म, स्पर्म मिलता है। तो वहां पर क्या हो जाती है? फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ओवम के साथ जब स्पर्म मिलता है तो इस जगह पर आकर, एम्प्यूला के अंदर आकर, फीमेल की जो सेकेंड फ्लोपियन ट्यूब है एम्प्यूला, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगी। ये एमसीक्यूज आएगा कि बताएं फीमेल की वो कौन सा फ्लोपियन ट्यूब का पार्ट होता है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है? वो होता है एम्प्यूला। एम्प्यूला के अंदर ओवम किसके साथ मिलता है? स्पर्म के साथ मिलता है। फिर जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद स्टूडेंट एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद जो स्टूडेंट्स है वो मरूला बनता है। ये मैंने पीछे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, बोस्ट्यूला, मरूला और बस। फिर क्या बनता है? बेबी तैयार हो जाता है। सो मैम जो सिंगल गर्ल्स होती हैं, सो सिंगल गर्ल्स में तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती, सो एम्प्यूला खाली रहता है। यानी कि हर वक्त लड़कियां जो सिंगल होंगी वो क्या बोलती हैं, प्रेगनेंसी क्रिएट हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। जब तक स्पर्म नहीं आएगा, इसको पता नहीं होता इस चीज को कि यहाँ पर स्पर्म आ रहा है। अगर स्पर्म आ रहा है फिर एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, वरना एम्प्यूला के अंदर वो फीमेल के अंदर पार्ट मौजूद होगा। उसके बाद एम्प्यूला के बाद एक और पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं एस्टियम। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फ्लोपियन ट्यूब का पार्ट होता है उसे हम एम्प्यूला कह रहे हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट होता है उसे हम एस्टिमस कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एस्टिमस कह रहे हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर आपने क्लियर कर ली है कि फ्लोपियन ट्यूब और फ्लोपियन ट्यूब, इसको हम साइड में रखते हैं अभी। अब हम बात करते हैं कि आपकी ओवरी किस स्ट्रक्चर की होती है, क्या शेप होती है। ओवरी की जो शेप होती है वो इन्वर्टेड पेयर भी होती है, सही याद रखिएगा। अब हम ओवरी के पार्ट्स को पढ़ते हैं। ओवरी का जो पहला पार्ट है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, उठा हुआ थोड़ा हिस्सा है, उठे हुए हिस्से को हम फंडस कहते हैं। फिर उसके बाद ओवरी जो है उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है इसे हम बॉडी कहते हैं, और ओवरी का यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा मुड़ा हुआ जो थोड़ा सा पार्ट है उसे हम कॉर्वेक्स कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। अभी स्टूडेंट्स अभी हम बात करने वाले हैं कि जो यहाँ पर ओवरी है उसके ऊपर लेयर कितनी पाई जाती है। देखिए स्टूडेंट्स आपको क्लियर नजर आ रहा है? क्लियर नजर आना चाहिए आप लोगों को। क्लियर नजर आएगा तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, यहाँ पर मौजूद है पहली जो लेयर है जो कि हमारे पास ओवरी की है, वो है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है वो किडनी की आउटर लेयर है, किडनी की आउटर लेयर, किडनी नहीं सॉरी ओवरी, ओवरी की जो आउटर लेयर है उसे हम
मैट्रियम कहते हैं। पेरीमेट्रियम को दूसरा हम सेरोसा भी कहते हैं। याद होगा जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी चैप्टर पढ़ा रही थी डाइजेशन का, तो वहां पर मैंने आपको सेरोसा भी बताई थी। सेरोसा फोर्थ लेयर होती है। सेरोसा फोर्थ लेयर होती है आपकी स्टमक की। सही, ये लेयर्स हमने पढ़ी थी। तो ये जो ओवरी है इसकी आउटर लेयर को पेरीमेट्रियम और सेरोसा दोनों कह सकते हैं। ये नहीं कि आप डाइजेशन समझ के आप दूसरा सेरोसा वाला कॉन्सेप्ट लगा दें, ऐसा नहीं होगा। और जो ओवरी की आउटर लेयर होती है उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं, और पेरीमेट्रियम को दूसरा आप सेरोसा भी कहते हैं। ये क्या होती है? पतली सी लेयर होती है, बहुत पतली। इसका एमसीक्यूज आ सकता है कि जो पेरी आप लोगों के पास मेट्रियम होती है, जिसे आप सेरोसा कहते हैं, वो कैसी होती है? थिक होती है, थिन होती है, दोनों होती है, होती नहीं है। सो ऐसा एमसीक्यूज आपको बन के आ सकता है। उसके बाद है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का मतलब है, मायो का मतलब ही मसल्स है। ये देखें, यहाँ पर क्या मौजूद होंगी? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगी, जो कि मिडल लेयर है। किसकी मिडल लेयर है? ओवरी की। मिडल लेयर का नाम क्या है? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के अंदर क्या मौजूद है? स्मूथ मसल्स मौजूद है। उसके बाद थर्ड जो लेयर है आपकी, थर्ड जो लेयर ओवरी की है, उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स मौजूद है। ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स का आप लोगों के पास एमसीक्यू आ सकता है। ये कौन सी लेयर के मौजूद? ये एंडोमेट्रियम के अंदर मौजूद है। बच्चों ये करती क्या है एंडोमेट्रियम? इसका बहुत बड़ा काम है। ये फीमेल के अंदर जो मेंसेस की साइकिल्स होती हैं, जो मंथली जो फीमेल है उसके अंदर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। सो यहाँ पर कोई शर्माने की कोई बात नहीं है। सो अगर मेल भी सुन रहे फीमेल, क्योंकि मेल का भी पार्ट आने वाला है, फिर फीमेल सुनेंगी। अब अगर मेल सुन रहे हैं तो फिर उसके बाद जब मेल का पढ़े तो फीमेल भी सुनेंगी। सो इसलिए यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मंथली जो फीमेल है उनके अंदर ये साइकिल्स चलती रहती हैं। जब अगर कोई है उसकी मैरिज हो चुकी है तो वो 9 मंथ के लिए उसकी साइकिल्स बंद हो जाएंगी। वैसे चलती रहेंगी जब तक वहां पर कोई स्पर्म नहीं आएगा, और वैसे अगर स्पर्म आ गया है तो वहां पर बच्चा भी तैयार होगा। ये सारे प्रोसेस है जो बच्चा मतलब के अंदर बन रहा है। ये वाले प्रोसेस है। मेंसेस साइकिल को भी कौन कंट्रोल करता है? हमारे पास एंडोमेट्रियम कंट्रोल करता है। उसके बाद ये इसका एक और काम भी होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये क्या करता है? ये एंडोमेट्रियम, ये जो एग है उसको आगे जो बेचता है, आगे वाले पोर्शन में बेचता है, उसको उसको सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं? वो भी कौन करवाता है? एंडोमेट्रियम। आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये वाला जो हिस्सा है थर्ड, जो ओवरी का, उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। नीचे एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया जो होती है वो फिब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। सो ये वाली चीज स्टूडेंट्स आपने क्या करनी है? याद रखनी है। ये आपके टेस्ट के अंदर पूछी जा सकती है, तो गौर से देखें स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पर इनफंडिकुलम, इनफंडिकुलम जो है वो एग को कलेक्ट कर लिया एस्ट्रियम ने। उसके बाद यहाँ पर जो एग है जब वो स्पर्म के साथ मिलेगा तो जाइगोट बनता है। और ये चार्ट याद कीजिएगा, ये चार्ट, ये साइकिल याद रखिएगा। बच्चा किस तरीके से किस किस स्टेज में मिलता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, ये एमसीक्यू आ सकता है। पहले एग के साथ स्पर्म मिलता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला के बाद मोरूला बनता है। ये सारी आपने, ये वाली चीज एमसीक्यूज के अंदर आ सकती है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके पार्ट को, ओविडक्ट को, टेस्ट के अंदर फ्लोपियन ट्यूब भी आप लोगों से कहा जा सकता है। यूटेरस होती है, एक एक्सटर्नल जेनिटिलिया होती है। ये सारी चीजें हमारे बच्चे आपको याद होनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए। आई विल टेल यू। अब अगेन एक बार और रिवाइज करूंगी, ये समझना हर स्टूडेंट के लिए बहुत है, भले आप कोई गर्ल है या बॉयज है, तो बनना दोनों ने डॉक्टर है। उसके बाद देखें ओविडक्ट, फ्लोपियन ट्यूब, यूटेरस और क्या है? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ओवरी की 2 फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं। एक जो फ्लोपियन ट्यूब होती है वहां पर आकर, अब एग कैसे आता है मैंने आपको बताया। एग सबसे पहले आके गिरता है एक्सट्रियम में। एक्सट्रियम के अंदर पोर्स होते हैं। फिर उसके बाद एग जो है वो उसको कलेक्ट करती है। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिब्रिया, फेम्ब्रिया। सही। उसके बाद स्टूडेंट एग आकर गिर गया किसमें? राइट फ्लोपियन ट्यूब में। उसके अंदर वो तो नॉन मेटाइल था, तो जो सीलिया है उसने उसे मूव करवाया, स्मूथ मसल ने कॉन्ट्रेक्टाइज किया, इधर उधर घुमाया उसे। उसके बाद ये सारी जो फ्लोपियन ट्यूब है इसे इनफंडिकुलम कहते हैं।
उसके बाद ये क्विक रिव्यू कर रही हूँ ताकि कोई चीजें जो स्टूडेंट को मिस हो गई है तो क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट क्या है, एक और फ्लोपियन ट्यूब है। उस फ्लोपियन जो ट्यूब है उसे हम एम्प्यूला कहते हैं, जहां फर्टिलाइजेशन होती है ओवम प्लस स्पर्म। तो उसके बाद स्टूडेंट आपको पता है जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद ब्रास्टुला बनता है, फिर मोरूला बनता है। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड जो पार्ट है फ्लोपियन ट्यूब का, इसमें वो एस्टीमस है। उसके बाद अब हम ओवरी की स्ट्रक्चर की बात करें हैं। ओवरी जो होती है वो इन्वर्टेड पेयर की तरीके से इसकी शेप होती है। ऊपर वाला हिस्सा फंडस है, ये जो इस तरीके का वाला हिस्सा है बॉडी है, नीचे वाला जो थोड़ा सा कर्वले हिस्सा है उसे कॉर्वेक्स है, और नीचे क्या है एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। उसके बाद लेयर्स का आपने काम याद रखना है। जो पेरीमेट्रियम होती है उसे हम सेरोसा कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पतली होती है। ये एमसीक्यूज आ सकता है। मायोकार्डियम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, रफ मसल्स प्रेजेंट होती है, स्केलेटल मसल या नन कोई भी नहीं। तो ये मसल्स भी आपने याद रखनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और ब्लड वेसल्स के साथ साथ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये हर किसी ने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर पूछा जा सकता है कौन से टाइप की मसल्स होती हैं, कौन से टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं। वो होती है फिब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। ये चीज पूछी जा सकती है, तो बी प्रिपरेशन लेना है। सो ये वाली चीजों को अगर आप याद रखेंगे बच्चों, इसको मत छोड़िएगा, ना मेल रिप्रोडक्टिव को ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो हम जो मेस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम चलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। क्लियरली पढ़ेंगे। आप केपीके से हैं, पंजाब से हैं, या फिर आप सिंध से हैं, या बलोचिस्तान से, या फिर आप नीट से भी भले अगर आ चुके हैं तो आप लोग देख सकते हैं। कंप्लीटली कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कोई चीज हम लोग मिस नहीं करने वाले हैं। अगर आपको इंपोर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और एमसीक्यूज चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लास्ट में कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि गर्ल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कैसे चलती है और ये क्यों होती है, इसका क्या फायदा है गर्ल्स के अंदर। सो अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल वर्ड निकला है, मैं यहाँ पर अगर आपको बताना चाहूँ ब्लू मार्कर से। सो मेंस्ट्रुअल जो वर्ड है वो निकला है मेंसेस से। किससे निकला है? मेंसेस से। मेंसेस का मतलब होता है मंथली, मंथली। मेंस्ट्रुअल वर्ड निकला है मेंसेस से, और मेंसेस का वर्ड है मंथली। गर्ल्स के अंदर एक मंथली साइकिल्स चलती हैं। गर्ल्स जो हैं उनको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। याद रखिएगा ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं ये प्राडिकल शेडिंग होती है। यूटेरियन की क्या होती है? एक तरह की प्राडिक शेडिंग होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम में पोलिफिरेशन हो जाती है। पोलिफिरेशन का मतलब है वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक क्यों होती है, पोलिफिरेशन क्यों होती है यूटेरस के अंदर? इस वजह से बच्चों पोलिफिकेशन होती है क्योंकि वहां पर स्पर्म का इंतजार होता है। अगर उसकी शादी नहीं हुई, वो सिंगल है तो हर वक्त हर मंथ ही उसकी जो एंडोमेट्रियम है वो शेल्डिंग हो जाएगी। यूटेरस के ऊपर क्या हो जाएगी, उसकी शेल्डिंग हो जाएगी। हर मंथली उसे साइकिल्स चलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन हो गई है तो फर्टिलाइजेशन के दौरान वो नहीं टूटेगी। 9 मंथ तक स्टूडेंट्स उसे ये साइकिल्स नहीं आएंगी। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से अगर वो सिंगल है तो उसके बॉडी के अंदर क्या होगी, उसकी जो वो यूटेरस है वहां पर क्या हो जाएगी, वो वॉल ब्रेक हो जाएगी और हर महीने उसकी मंथली साइकिल्स चलती रहेंगी। इसे हम कहते हैं पोलरिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद ये कौन सी गर्ल्स है, कितनी इयर्स की गर्ल्स है जब से ये मेंसेस की साइकिल स्टार्ट हो जाती है? बच्चों जब जो गर्ल्स है वो अडल्ट हो जाती हैं, अडल्ट एज उनकी 12 से स्टार्ट हो जाती है, किसी को 13 से स्टार्ट हो जाती है, किसी को 14 से तो साइकिल स्टार्ट हो ही जाती हैं 14 इयर्स की एज से। तो फिर वो कहाँ तक चलती हैं? 55 इयर्स तक वो साइकिल्स चलती रहती हैं। क्यों चलती हैं, फिर क्यों बंद हो जाती हैं? क्योंकि यूटेरस के ऊपर जो फॉलिकल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं।
यूटेरस के अंदर जब वो फॉलिकल खत्म हो जाते हैं तो फॉलिकल के खत्म होने से वो जो मेंसेस साइकिल है वो हट जाती है, वो रुक जाती है। स्टार्ट कब से होती है? 12 से 13 साल की एज तक। और खत्म कब होती है? 55 साल की एज तक वो खत्म हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्योंकि जो उर्दू में आप बच्चेदानी भी कहते हैं, सो स्टूडेंट्स ये फॉलिकल खत्म हो जाते हैं, फिर वहां पर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। सो जो एज है वो 55 ईयर्स तक है। सही। अगर स्पर्म आ गया है तो वो जो लेयर है वो मजबूत हो जाएगी। इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्यों होती है? क्योंकि ये प्रिपरेशन होती है, इम्प्लांटेशन करवाती है, ये फीमेल के अंदर होती है। अल्लाह ताला ने ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है कि किस तरीके ऐसे जनरेशन को बढ़ाना होता है तो फीमेल के अंदर स्पर्म जाता है, फिर बच्चा पैदा होता है। अब हम डिस्कस करते हैं ये कैसे कैसे होती है। अब मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसके अंदर ओवरी और यूटेरस, यूटेरस के अंदर शिल्डिंग होती है, वहां से वॉल ब्रेक होती है, फिर बनती है, फिर ब्रेक होती है, फिर मेंसेस स्टार्ट हो जाता है। मेंसेस जो है वो 5 दिन तक चलते हैं। और आपको पता होगा, जो गर्ल्स देख रही है उन्हें पता होगा, और जो बॉयज है वो समझ लें यहाँ पर। फिर बॉयज का जब आएगा तब गर्ल्स समझेंगी। उसके बाद हमारे पास है, सबसे पहले हम यूटेरस को समझ लेते हैं। यूटेरस में के अंदर जो पहले दिन से लेकर 5 दिन तक जो फेज होती है उसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ यूटेरस। वहां पर जो वॉल होती है यूटेरस की, वो जो होती है वो वहां से शेड कर जाती है, ब्रेक हो जाती है। यहाँ से देखिए कितनी मजबूत है, फिर यहाँ पर आगे देखिए ब्रेक हो गई है। फिर 5 से लेकर 14 डेज तक दूसरी फीमेल के अंदर दूसरी फेज शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं पॉलीरिफिकेशन, यानी कि जो वो टूट गई है यूटेरस के अंदर, वो बॉल जो है वो टूट गई, ब्रेक हो गई, वो दोबारा से पॉलीफ्रेशन में बनेगी। और पॉलीफ्रेशन में बनने के बाद अगेन वो बनेगी। फिर 40 से लेकर 28 डेज तक फीमेल के अंदर एक लैक्टियल फेज चलेगी जो कि बहुत ज्यादा थिक होगी, और थिक होने के बाद वो ब्रेक हो जाएगी, फिर मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। रेड रेड जो है वो ब्लड स्टार्ट हो जाता है। सो ये वाली चीज कहाँ से स्टार्ट होता है? यूटेरस से स्टार्ट होता है। आगे चले अगर, सो नेक्स्ट हमारे पास है ओवरी। ओवरी क्या होती है? ओवरी सबसे पहले देखिएगा, ओवरी पहले होती है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज के अंदर ओवरी कुछ ऐसी होती है। सेकंड स्टेज के अंदर ओवरी क्या होती है? कुछ इस तरीके की हो जाती है, डिप्लॉयड तरीके से। और थर्ड स्टेज में ओवरी टर्शरी स्ट्रक्चर की हो जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। 1 से लेकर 14 डेज तक ओवरी के अंदर फॉलिक्यूलर फेज चलती है। सही। और फिर ये ट्रिप्लॉइड स्टेट के बाद, टर्शरी स्टेट के बाद एक यहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हो जाती है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के दौरान ये वॉल थोड़ी ब्रेक हो जाती है और यहाँ से ऊ साइड जो है वो निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन भी कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद 14 से फिर उसके बाद 40 से लेके 28 जो डेज है तब हमारे पास ल्यूटियल साइकिल चलती है। और ये जो ल्यूटियल फेज है, इसके अंदर बच्चों आपका कॉर्पस ल्यूटियम होता है, जहां से फीमेल का एक हार्मोन को रिलीज होना होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास है कॉर्पस, उसके बाद है कॉर्पस एल्यूबिकस, ये बनता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे फिर वो जो एग है वो जाता रहता है। सो अगर स्पर्म आ चुका है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अगर स्पर्म नहीं आया तो यहाँ पर ऐसे ही मेंसेस साइकिल्स जो हैं वो चलती रहेंगी। अब इसमें से एमसीक्यूज क्या आ सकता है? मैमडिकेट एक्सपेरिटीज। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट डे से लेकर 50 डेज तक फीमेल के अंदर कौन सी फेज होती है? मेंस्ट्रुअल स्टेज, जहां पर जो यूटेरस है वहां पर उसकी शेल्डिंग हो जाती है वॉल की। उसके बाद 5 से लेकर 14 तक होती है पॉलीरिफरेशन, वो वाल जो टूट गई है वो दोबारा बनेगी, उस फेज को हम पॉलीरिफरेशन कहते हैं। उसके बाद 40 से लेकर 28 तक फीमेल की लैक्टियल फेज चलेगी, जहां से वो थिक हो जाएगी, और थिक होने के बाद वो ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ से मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ओवरी। ओवरी की जो फर्स्ट स्टेज है वो कुछ इस तरीके की होती है। 1 से लेकर 40 तक उनकी फॉलिकुलर फेज चलती है, 40 से लेकर 28 तक उनकी ल्यूटियल फेज चलती है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, और ये ओवरी की सेकेंडरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। उसके बाद वो जो एग है उसकी बाहर वाली लेयर को ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर एग होता है, उसकी ओव्यूलेशन होती है, वो बाहर आता है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम में कॉर्पस एल्यूबिकस में जाता है, इस तरीके से
अगर वो सच में स्पर्म आ गया है तो इस तरीके से फिर वो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ से आप लोगों को कोई चीज समझ ना आई हो तो आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल जो है उसे ज्वाइन कर ले, वहां पर तो आपको एमसीक्यू नोट्स मिलते रहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप वाले कमेंट में अपने नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, फिर जितने नंबर हो जाएंगे फिर हम ग्रुप बनाएंगे, वहां पर आप भी मुझसे सवाल कर सकते हैं और मैं भी आपसे सवाल कर सकती हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया हो ये ओवरी की स्टेज को, यूटेरियस में क्या क्या होता है, मेंसेस कैसे होते हैं, फीमेल में ये कैसे चलती है, ये सब बता दिया। प्राडिक शेडिंग होती है, एंडोमेट्रियम की पोलरिफिकेशन हो जाती है, वो ये प्रिपरेशन होती है। एज आपने याद रखनी है कि कौन सी एज से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होती है। तो चले आगे चलते हैं कि फीमेल के अंदर हार्मोन की सीक्रिएशन कैसे होती है, इसे कॉपी कर लें। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो हार्मोन कंट्रोल होता है फीमेल के अंदर वो किस तरीके से होता है। हम ये पढ़ने वाले हैं कि हार्मोनल कंट्रोल किस तरीके से होता है फीमेल के अंदर। स्टूडेंट्स फीमेल जब अडल्ट होती है, जब कोई भी छोटी बच्ची जो होती है वो अडल्ट की अपनी एज में आती है, तो अडल्ट की एज में आने के बाद पहले उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो ब्रेन के अंदर मौजूद होता है वो इनएक्टिव होता है। और जब अब वो अडल्ट की हालत में आ जाती है तो अडल्ट जब होती है तो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और फिर वो हार्मोन्स को क्या करता है, रिलीज करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर मैंने बोला था एक हार्मोन रिलीज होता है। ये अभी आपका उसको उस हार्मोन का खुलासा होगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। स्टूडेंट्स फिर क्या होता है, तो चलें इसको पढ़ते हैं। तो ओवरी ओवरी होती है जो कि फीमेल के अंदर, बच्ची के अंदर भी प्रेजेंट होती है क्योंकि उसने आगे जाके फीमेल ही बनना होता है। इस तरीके से उसका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद स्टूडेंट्स वो एक हार्मोन रिलीज करता है, यानी कि एक सिग्नल रिलीज करता है हार्मोन। बाद में एक सिग्नल को क्या बोलते हैं, एफएसएच, एफएसएच कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म लिख लें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग कहां पर लिखूं, स्टिमुलेटिंग, याद रखिएगा इसे हम हार्मोन कहते हैं। सही हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। ये डेवलपमेंट करवाता है फॉलिकल की। फॉलिकल कहाँ मौजूद होती हैं, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल होती हैं उनको डेवलप करवाता है। और डेवलप करवाने के बाद वो वहां से वहां पर ये जो सिग्नल है, ये ओवरी के अंदर जो फॉलिकल है वहां पर मौजूद है एक एक्स्ट्रोजिन। एक्स्ट्रोजिन भी फीमेल के अंदर एक हार्मोन मौजूद होता है। मैंने आपको बताया था दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक एक्स्ट्रोजिन फीमेल के अंदर रिलीज होता है, दूसरा प्रोगेस्टेरोन होता है। अब ओवरी के अंदर फॉलिकल मौजूद है, मैंने आपको ये भी बताया था कि वो 12 साल से लेकर 55 साल की गर्ल्स तक वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फॉलिकल के अंदर हार्मोन होता है जिसे हम ओवरी के अंदर एक्स्ट्रोजिन कहते हैं। वो एफएसएच सिग्नल देता है ओवरी को कि तुम अब रिलीज कर सकती हो एक्स्ट्रोजिन। उसकी एज हो गई है, अब वो अडल्ट हो गई है लड़की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक सिग्नल भेजा है यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ओवरी के अंदर फॉलिकल होंगे वहां पर एक्स्ट्रोजिन होगा। वो सिग्नल क्या बोलेगा, भाई तुम अब टाइम हो गया है, गर्ल अभी बड़ी हो रही है तो तुम एक्स्ट्रोजिन हार्मोन को रिलीज कर सकती हो। तो वो फॉलिकल क्या करती है, जो वो ओवरी एक्स्ट्रोजिन को रिलीज कर देती है हार्मोन को। उसके बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक्स्ट्रोजिन सिग्नल देता है कि अगर तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रेजेंट होगा तो एक्स्ट्रोजिन बोलता है मैं काम नहीं कर सकता। क्या बोलता है कि एक्स्ट्रोजन जब निकल जाता है हार्मोन तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि अगर एफएसएच होगा तो मैं काम नहीं कर सकूंगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को वो सिग्नल देता है कि आई डोंट वर्क, मैं काम नहीं कर सकता। अगर प्रेजेंट है कौन, प्रेजेंट है कौन, एफएसएच प्रेजेंट है तो मैं काम नहीं कर सकता। तो ये इसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड एक नया हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, जो याद रखिएगा जो एंडोलेट्रियम वॉल होती है उसे थिक कर देता है। एंडोलेट्रियम वॉल को क्या कर लेता है, थिक कर देता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब मैंने आपको बताया था कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि मैं आपको प्रीवियसली पढ़ा चुकी हूँ जब मैं सेकेंडरी
फीमेल की स्ट्रक्चर बता रही थी, जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी बता रही थी तब भी मैंने आपको बताया था। अब ये कॉर्पस जो ल्यूटियम है वहां पर एक हार्मोन रिलीज होना था। फिर जब एंडो जो लेटियम है वो वॉल थिक हो जाएगी, सो वहां पर कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर प्रोगेस्टेरोन एक हार्मोन रिलीज हो जाएगा, तब इसका टाइम होगा रिलीज होने का। वहां पर एंडो जो थेरियम जो वॉल है वो क्या हो जाएगी, बन जाएगी, दोबारा से बन जाएगी, और यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन। यहाँ अगर स्पर्म आ गया है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन शुरू होगी, जब कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करेगा प्रोगेस्टेरोन, और एंडोथेलियम वॉल को थिक कर देगा। सही। उसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, अगर स्पर्म आया है, अगर स्पर्म आया है मेल का, तो ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी। अगर मेल का स्पर्म नहीं आया है तो वही होगा, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएंगी, और एंडोथेलियम जो वॉल है वो ब्रेक हो जाएगी, यूटेरस की जो वॉल दोबारा से मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। एक बार और रिव्यू कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि किस तरीके से हार्मोन कंट्रोल होता है फीमेल के अंदर, और क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं वो देखिएगा। अब हार्मोनल जो कंट्रोल होता है फीमेल के अंदर, जो वो अडल्ट होती हैं, तो पहले उनका पिट्यूटरी ग्लैंड इनएक्टिव होता है, जो वो बड़ी हो जाती हैं तब उनका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। फिर एक्टिव हो जाने के बाद वो पिट्यूटरी ग्लैंड एक सिग्नल को रिलीज करता है जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन कहते हैं। उसके बाद ये डेवलपमेंट जो ओवरी के अंदर फॉलिकल होते हैं जिसके अंदर एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है हार्मोन, तो वो बोलता है एफएसएच के पिट्यूटरी ग्लैंड ने बोला है कि एक्सोजिन को अब तुम रिलीज कर सकती हो ओवरी, तो वो रिलीज कर देती है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्सोजिन सिग्नल देता है कि अगर एफएसएच होगा तो मैं काम नहीं कर सकता, इसको यहाँ से खत्म करो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल देता है कि अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम हो गया है। सो उसके बाद एक और हार्मोन को रिलीज करेगा, इसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर वो एंडोथेलियम जो बॉल है उसे थिक करेगा, फिर जो कॉर्पस ल्यूटियम है वहां पर जो एक हार्मोन रहता है प्रोगेस्टेरोन, वो वहां से रिलीज हो जाएगा। उसके बाद एंडोथेलियम जो बॉल है वो इम्प्लांटेशन हो जाएगी, यानी कि अगर स्पर्म आया है तो वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, अगर वहां पर स्पर्म नहीं आया तो वहां पर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। अब यहाँ से थोड़ा डिटेल कीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ओवरी है, ओवरी है। ये जो पहली वाली आप लाइन देख रहे हैं ये है एक्स्ट्रोजन, और ये नीचे वाली लाइन है प्रोगेस्टेरोन। ये दोनों का काम और फंक्शंस आप लोगों को मैंने बता दिए हैं, तो यहाँ पर आप लोग इसे देख सकते हैं, गौर से देख ले स्टूडेंट्स। इसमें से आपके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बनते हैं कि ओवरी के अंदर किस तरीके से एक्सोजिन को रिलीज करता है, व्हाट द सिग्नल, इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है। मैं इस चार्ट को यहाँ से रिमूव करके आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, गौर से देखिएगा, कोई चीज को यहाँ पर आपने मिस नहीं करना, बता रही हूँ आप लोगों को। देखें, व्हाट सिग्नल are released on pituitary gland that girl are adult। ऑप्शन ए दिया जा सकता है, ऑप्शन ए। मैं थोड़ा सा इसके अंदर इसको इंक पिला लूं कि ये मर ही ना जाए बेचारा मारकर, तो चलें इसको थोड़ी पिला लिए, डालने का टाइम नहीं। तो स्टूडेंट्स, पहला है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा यूटिलाइजिंग हार्मोन, तीसरा बोथ, आ सकता है डी नन। तो याद अगर मैंने आपको ना पढ़ाया तो आपको पता ना होता, क्योंकि मैं हर चीज की एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ। वो कौन सा सिग्नल है जो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से जब गर्ल अडल्ट हो जाती है, तो वो हमारे पास क्या है, पहला सिग्नल होता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पहला एमसीक्यू, यही एमसीक्यूज आएगा इस चैप्टर में से, और सॉरी इस टॉपिक में से। और दूसरा याद रखिएगा, दूसरा आप लोगों से सवाल आ सकता है कि एक्स्ट्रोजिन, व्हाट द एक्स्ट्रोजिन are not function present of FSH FSH के प्रेजेंस में एस्ट्रोजन कहता है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो सेकंड, what the second signal
आर रिलीज। ऑप्शन ए में स्टूडेंट्स आप लोगों को दिया जा सकता है FSH ही दिया जा सकता है खुद, बी में आप लोगों को दिया जाता है LH, सी में आपको बोथ, डी में आपको नन भी दिया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेकंड सिग्नल को रिलीज करता है। उसके बाद याद रखिएगा कि किसके अंदर कौन सा पार्ट है ओवरी का जहां से कॉर्पस, कौन सा हिस्सा है जहां से प्रोगेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, वो है कॉर्पस लैटियम। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि प्रोगेस्टेरोन क्या करता है, एंडो जो ट्रेम वॉल है उसे मेक करता है या ब्रेक करता है या दोनों या नहीं, ये चीज भी MCQs आ सकती है। अगर वहां पर स्पर्म आए हैं तब फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म नहीं आए तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। आप सिंध से हैं, फेडरल से हैं, बलोचिस्तान से हैं, केपीके से, या फिर आप इंडिया से ही आ गए हैं। स्टूडेंट्स आज अब हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सो स्टूडेंट्स पहले जैसे कि फीमेल के पास भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन था, ऐसे ही मेल के पास भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है मेल का और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, इसे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए फीमेल के पास होती है ओवरी और मेल के पास क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। सो यहाँ पर होती है सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आपके स्पर्म बनते हैं। स्पर्म, क्योंकि फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन ऐसे ही नहीं हो जाती, स्पर्म आता है। सो स्पर्म बनने के प्रोसेस को आप स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से ही रिलीज होते हैं हार्मोन जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये चीज आपने याद रखनी है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है मेल का वो होता है टेस्टिस, जो मेल है उसके पास होता है टेस्टिस, और यहाँ पर जो स्पर्म बनता है उसे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। वो रिलीज करता है एक हार्मोन को जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हमारे पास आते हैं, फर्स्ट आते हैं एक्सेसरी ऑर्गन आते हैं और सेकंड हमारे पास आते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जैसे फीमेल के पास भी क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल के पास भी होता है। उसके बाद ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, जैसे कि फीमेल फीमेल के जो एग था वो क्या था, नॉन मोटाइल था। उसे मूव कौन करवा रही थी, फ्लेपियन इस तरीके से ट्यूब्स थी, वो मूव करवा रही थी। वहां पर क्या मौजूद थे, सीलिया मौजूद थे और कुछ स्मूथ मसल्स भी मौजूद थी जो कि झाड़ू की तरह उस अंडे को क्या कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे। ऐसा ही कुछ प्रोसेस होता है मेल के पास भी, मेल के पास भी जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। वो मेल के स्पर्म को क्या करवाता है, मूव करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। सो ये वाली चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो मेल है उनकी लेंथ कितनी होती है, उनकी जो होती है ये जगह यूटेरस, उनकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, उसकी विड्थ होती है 2.5 से 3 मीटर। और इसकी याद रखिएगा यहाँ पर जो ये मैंने 2 टाइम लिख दिया है ये विड्थ, हाँ यहाँ पर देखिएगा ये वाली चीज आप भले रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर। और इसका जो वेट होता है, जो उनकी जगह होती है यूटेरस वाली, उसका जो वेट होता है वो होता है 15 to 25 ग्राम। बच्चों ये एज टू एज वेरी भी करती है। जो एक्टिव पर्सन होते हैं, ताकत वाले होते हैं, उनका 25 ग्राम ही होता है, लेकिन ये वेरी भी करता है, किन किन लोगों का ये ज्यादा भी होता है, वो एज पे डिपेंड करता है। बच्चे की वो जो चीज होगी यूटेरस, वो थोड़ी कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से थोड़ी छोटी होगी। फिर इस तरीके से अगर मेच्योर मैन की बात करें तो कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। यानी कि ये वाली जो चीज है जहां पर टेस्टिस मौजूद है जिसे हम सेक्रेटम कहते हैं, ये कुछ इस तरीके से थोड़ी और मोटी भी हो सकती है। और ये ट्यूब थोड़ी इस तरीके से भी हो सकती है। ये मेल की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। जरा गौर से आप लोगों ने देखना है।
ये वेरी भी करती है किसी के या फिर किसी जेनेटिक वेरिएशन की वजह से जिनकी ये जगह बहुत बड़ी होती है और ये जो होती है इनकी ट्यूब जहां से ये यूरिन पेशाब को रिलीज करते हैं, ये भी क्या होती है थोड़ी सी बड़ी होती है। अब मैम सवाल है कि जहां से ये अपने यूरिन को रिलीज करते हैं वहां पर तो एसिडिक हो जाती होगी, फिर स्पर्म कैसे रिलीज होता है ये भी चीज मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद याद रखिएगा इनका जो वेट अब मैंने आप लोगों को बता दिया, ये एज के साथ साथ वेरी करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जो पाउच होता है जहां पर उनके टेस्टिस बंद होते हैं। देखिए मेल का जो यूटेरस होता है, मेल का जहां से वो पेशाब करते हैं, वो वहां से यानी कि जो यूरिन को रिलीज करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पाउच होता है मेल का, उसे हम कहते हैं सेक्रोटम, जो बाहर की तरफ होता है उनका इन्वायरमेंट की वजह से सेक्रोटम, और इन दोनों के अंदर टेस्टिस दो तरह के, एक तरह के ना बॉल मौजूद होते हैं, उनके सेक्रोटम है, उन सेक्रोटम के अंदर दो बॉल मौजूद होते हैं, इस तरीके से बॉल होते हैं, ऐसा पाउच होता है, नीचे उनकी ट्यूब होती है जहां से वो यूरिन को रिलीज करते हैं। अब ये जो सेक्रोटम है इसके अंदर क्या है, दो टेस्टिस है। अब ये जो टेस्टिस है इसके अंदर बॉल लाइक स्ट्रक्चर की तरह आप भले जो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो भी नरम नरम कपड़ा होता है इस तरीके की उनकी सेक्रोटम की जगह होती है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, दो टेस्टिस मौजूद होते हैं। ये टेस्टिस भी क्या करते हैं इस तरीके से बच्चों ये रोटेट होते रहते हैं, फिर उसके बाद यानी कि ऊपर नीचे, फिर वहां से क्या होता है स्पर्म बच्चों वहां से इस तरीके से बनते हैं, ये सिक्रोटम उसकी पाउच टाइप स्ट्रक्चर, और दोनों तरफ क्या मौजूद है टेस्टिस, जैसे कि जो विजाइना है वो भी पेयर्ड में होती है, इस तरीके से इनकी जो यूटेरस है ये भी पेयर्ड में होती है। उसके बाद मेल का जो यहाँ पर जो स्कर्टम है, जो उनका पाउच है जिनके अंदर उनके टेस्टिस मौजूद है, ये इसकी एक जो मसल है उसे आप डार्टस कहते हैं, नीचे वाली जो मसल है उसे आप क्रीमेस्टर कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा माय बच्चे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मेल है उसके स्पर्म ऐसे नहीं बन जाते, जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारी बॉडी का क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी का क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन मेल के जो स्पर्म है वो इससे थोड़ा सा 25 डिग्री सॉरी इससे 2 गुना क्या हो, 2.5 गुना कम हो, यानी कि जैसे कि ये 37 है तो ये होना चाहिए 34.5, तो उसमें उनके क्या बन सकते हैं, स्पर्म बन सकते हैं। देखिए सर्दियों के अंदर जो है उनकी जो सक्रोटम का बैग है वो थोड़ा सा ना उनकी पेट की जगह पर हो जाता है, सर्दी की वजह से टेम्परेचर को मेंटेन रखने की वजह से ये जो मसल्स है ये यही काम करती हैं, सर्दियों और गर्मियों में इन्हें क्या करती हैं, बचाती हैं ताकि इनकी ये जगह खराब ना हो जाए। सो ये चीज याद रखिएगा। इनका साइज जो बच्चे होते हैं उनकी आप देखेंगे कि कितनी छोटी सी ये चीज होती है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर इतनी होती है, फिर दैट मेच्योर हो जाता है, फिर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर भी हो जाती है। सो ये वाली चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है यहाँ पर आपने अब हम डिटेल इनको खोल के सेक्रेटम को पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर टेस्टिस मौजूद होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जहां पर मैट बनते हैं, क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, वहां पर हार्मोन भी रिलीज होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक्सेसरी ऑर्गन्स आ जाते हैं और एक्सटर्नल जेनिटालिया, ये पार्ट्स आपने याद रखनी है जो कि स्पर्म को क्या कराते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। उसके बाद आपने वेट लास्ट में याद कीजिएगा, अगर वो अगर वो खाता पीता नहीं है मतलब कि ज्यादा नहीं, तो ये सिक्रोटम का साइड उनका एज के साथ साथ भी 50 ही रहेगा। किनकी ये बड़ी होती है, किनकी ये चीज छोटी होती है, और ज्यादा से ज्यादा अगर वो सही होगा तो वो 25 ग्राम तक हो जाती है, अगर वो थोड़ा और मेच्योर होगा फिर उस हिसाब से इसकी होगी। सो ये देखें पाउच लाइक स्ट्रक्चर, अगेन आई विल रिव्यू द सेक्रोटम, उसके अंदर टेस्टिस होते हैं जो ये काम करते हैं। उसके बाद ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, डार्टस और क्रेमेस्टर मसल्स होती है जो उन्हें टेम्परेचर से बचाती हैं और स्पर्म को बनवाने में मदद देती हैं। गर्मियों में वो ऊपर जाती है इनकी ये वाली चीज, और सर्दियों में वही रहती है। सो आगे चलते हैं इसको। सो 1 2 3 आप इसे कॉपी कर लें, अभी आगे चलने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस के अंदर से ही आपके स्पर्म बनते हैं। सो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये, हमने जो आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उसको यहाँ पर हमने क्या कर लिया, खोल के देख लिया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, इसे हम स्केपुला कहते हैं। अब इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है टेस्टिस की, उसे आप गौर से देखिएगा।
यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखना है, जो यहाँ पर मैंने खोला है, इसकी बाहर वाली जो स्ट्रक्चर होगी, जो बाहर वाली इसकी लेयर होगी, उसे हम कहेंगे ट्यूनिका एल्ब्यूगेनिया। सही। अब ये ट्यूब्यूल के अंदर आपको जो मेल है उसकी टेस्टिस की जो ट्यूब्यूल है, वहां पर आपको कुछ फोल्डिंग्स दिख रही हैं। उन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं टेस्टिक्यूलर लिब्यूल। और जो टेस्टिक्यूलर लिब्यूल होती है, एमसीक्यू आ सकता है, एक टेस्टिस के अंदर होती है 250। ये वाली चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर भी स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं कुछ, जो कि फोल्डेड लाइक आप लोगों को दिख रही है। इसको आप कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक टेस्टिस के अंदर लोब्यूल 250 होती हैं, और सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल होती है वो दो से 3 होती हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही आप लोगों के क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। सो ये वाली चीज आपने याद रखिएगा। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास आपको एक डक्ट दिख रही है, जिस डक्ट को आप कहते हैं ट्यूब्यूल रेक्टा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है, डक्ट जैसी दिख रही है, इसको हम रेड टेस्टिस कहते हैं। उसके बाद ये मजीद डक्ट में ब्रेक हो रही है, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद इसकी जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है, एक और डक्ट है जिसे हम वाजा डिफरेंस भी कहते हैं। ये वाली चीज आपने क्या करनी है, याद रखिए। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है किसकी, टेस्टिस की। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, जो एपिडिडाइमस है उसकी कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है एपिडिडाइमस की। एपिडिडाइमस का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे कैपकट कहते हैं, वो नहीं जिससे हम एडिटिंग करते हैं, वो नहीं, दूसरा। उसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं कॉर्पस, और इससे जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं कॉन्डिया। सही है, कैंडिया कहते हैं इसे, कैंडिया, कैंडा। तो ये वाली चीज आपने याद रखनी है। अब हम पढ़ने वाले हैं जो कि सेमिनिफेरेंस के अंदर जो सेमिनिफेरेंस जो ट्यूब्यूल है उसके अंदर आपके स्पर्म बनते हैं। लेकिन स्पर्म होते कैसे, स्पर्म के अंदर क्या क्या होता है, यानी कि तो स्टूडेंट्स स्पर्म बनने के लिए एक प्रोसेस होता है किसके अंदर, सेमिनिफेरस के अंदर, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। ये अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन आपने पहले ये वाली चीज देख लेनी। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर एक सेल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और यहाँ पर आपको भी एक सेल, कुछ सेल दिख रहे हैं जिसे हम सर्टोली सेल कहते हैं। ये आप स्टूडेंट इस सेल को देखिए, इस सेल को देखिए, एक पढ़ लिया दूसरा खुद ही क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसकी जो इसके अंदर सेल है, वो पहला सेल है स्पर्मेटोगोनिया, फिर इसके अंदर सेल्स मौजूद है जिसे हम सर्टोली कहते हैं। इनका काम क्या है स्पर्मेटोगोनिया का, ये स्पर्म को बनाते हैं। यहाँ पर किसको बनाते हैं, ये स्पर्म को बनाते हैं। और जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, कहीं स्पर्म कोई लुब्रिकेट ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो काफी ज्यादा ना स्पर्म रिलीज होते हैं, बहुत ज्यादा स्पर्म रिलीज होते हैं। लेकिन एक जो मजबूत स्पर्म होता है वही यूटेरस तक वही ओवरी तक पहुंच पाता है। बाकी जितने भी स्पर्म होते हैं वो वहीं से डेथ हो जाती है उनकी। सब एक जो मजबूत स्पर्म बनता है वही वहां तक पहुंच सकता है, उस जगह तक। सो ये वाली चीज आपने याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देखते रहे, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा बोर्ड। तो यहाँ पर एक बार और रिव्यू कर लेते हैं आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है टेस्टिस की, जो बाहर वाली आप लोग देख रहे हैं उसको हम सिंप्लीफाई कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूगेनिया, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर जो फोल्डिंग होती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पूछा जा सकता है टेस्टिस के अंदर एमसीक्यूज में, उसे आप टेस्टिकुलर लिब्यूल होते हैं। आपसे पूछा जाता है एक टेस्टिस के अंदर कितनी टेस्टिकुलर लिब्यूल होती है, तो हमें याद रखना है 250 होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको मजीद एक डक्ट स्ट्रक्चर दिखेगी, इसको आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। एक टेस्टिस के अंदर आप लोगों को 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर एक और डक्ट होती है, रेक्टा होता है, जिसे आप कहते हैं ट्यूब्यूल रेक्टा कहते हैं। उसके बाद मजीद एक डक्ट होती है, जिस डक्ट को हम कहते हैं एपिडिडाइमस। और नीचे आप लोगों को एक वाजा डिफरेंस भी क्या करता है, दिखाई देता है। उसके बाद एपिडिडाइमस है, इसकी स्ट्रक्चर को हमने खोल कर देखा। इसका जो आउटर पार्ट है इसको आप कैपकट कहते हैं, और जो इसका ये वाला पार्ट है इसको सिंप्लीफाई आप कॉर्पस कहते हैं, और इससे नीचे वाले पार्ट को आप कहते हैं कॉडा। सवाल यह आएगा कि आपके स्पर्म इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस में कहां पर बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनते हैं। अब यहाँ पर इसकी बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, जो अंदर वाले सेल हैं उसको आप स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जहां पर स्पर्म बनते हैं। और जो सर्टली जो सेल्स होते हैं वो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 आप लोग स्टूडेंट्स को कॉपी करना है। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो फाइनली
हम अब स्पर्म को करने वाले हैं तैयार। सो स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आकर आपका स्पर्म बनता है बहुत ज्यादा प्रोसेसों के बाद। स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन होती है स्पर्म की, लेकिन कैसे? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है। वहां पर क्या होती है? माइटोसिस होती है। माइटोसिस हमेशा चीजों को डबल करती है और मेयोसिस हाफ करती है। माइटोसिस में सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा जो कि डिप्लॉयड होगा। उसके बाद वो चेंज होगा फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट, वो भी डिप्लॉयड होगा। एन होगा तो हेप्लॉयड होगा। अब देखिए फर्स्ट स्पर्मेटो जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, यहाँ पर याद रखिएगा जब माइटोसिस होगी। और जब मेयोसिस यहाँ पर फर्स्ट हो रही है तो वहां पर मेयोसिस 1 को आप रिडक्शन फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रिड्यूस कर देती है अमाउंट को। और यहाँ पर बच्चों दो तरह के आपको स्पर्मेटोसाइट दिखते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मेयोसिस 2 के अंदर यहाँ पर होती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर आपके एक स्पर्मेटोसाइट से दो निकलते हैं और एक स्पर्मेटोसाइट से फिर दो निकलते हैं। फिर यहाँ से एक बनता है स्पर्मेटेड जो कि हैप्लॉइड होता है। ये भी हैप्लॉइड होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पर आके फाइनली स्पर्म बन जाते हैं और स्पर्म फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होती है। लेकिन जो फीमेल के पास जो ओव्यूल होती है वो मोटाइल नहीं होती, वो इमोटाइल होती है। मैंने आपको बताया था वहां पर सीलिया जाडू लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि उन एग को मूव करवाते हैं। देखिए फर्स्ट आप लोग देख लें, पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है जो कि डिप्लॉयड होता है। उसके बाद यहाँ पर माइटोसिस होती है, माइटोसिस में डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पर फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है जो कि डिप्लॉयड होता है। यहाँ पर मेयोसिस 1 होती है जो रिडक्शन फेज होती है, 1 से 2 स्पर्मेटोसाइट हो जाते हैं। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मेयोसिस 2 होती है, 2 स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। फिर एक स्पर्मेटोसाइट के अंदर याद रखिएगा आपके दो स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। फिर वहां पर एक स्पर्मेटेड बनता है जो कि हैप्लॉइड होता है। फिर उसके बाद यहाँ से स्पर्म फाइनली बन जाते हैं, फाइनली स्पर्म बन जाते हैं। सो ये वाली चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। अब हमने एक देखा था सेमिनिफेरस का सेल देखा था, सेमिनिफेरस की स्ट्रक्चर देखी थी। मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ आपको। सेमिनिफेरस के अंदर मैंने बोला था स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, मैंने आपको ये बताया था। अब ये जो सेल है इसके अंदर वाले जो सेल है उसको मैंने बताया था स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर मेक होता है, क्या बनता है? स्पर्म बनता है। ये वाली चीज बताई थी। और सर्टोली सोल क्या करते हैं? उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये भी चीज मैंने आपको बताई थी प्रीवियसली। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पर्म कैसे आते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर? ऐसे ही नहीं आ जाते, इनके अंदर सेमिनिफेरस के अंदर एक स्पेस होता है जिसे आप इंटर टीएम स्पेस कहते हैं। फिर इंटर टीएम स्पेस के अंदर एक स्पेशल सेल होते हैं जिन सेल्स को हम कहते हैं लीडिंग सेल। क्या बनते हैं? लीडिंग सेल। अब लीडिंग सेल्स को के बाद लीडिंग सेल को किस तरीके से इस स्पर्म को हमने ऊपर भेजना है। सो ये वाली चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। फिर जो लीडिंग सेल्स होता है यहाँ पर आप लोगों के एंड्रोजिन बेंडिंग प्रोटीन। अब ये एंड्रोजिन बेंडिंग जो प्रोटीन है जो किसके अंदर है? इंटरटीएम स्पेस के अंदर है बेंडिंग प्रोटीन। अब ये जो बेंडिंग प्रोटीन है ये इन स्पर्म को इनके अंदर लेकर जाएगा। इस तरीके से स्पर्म के आते हैं, अंदर आते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जैसे फीमेल का भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, इस तरीके से स्टूडेंट्स मेल का भी क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के ग्लैंड्स आ जाते हैं। एक आता है एक्सेसरी ग्लैंड, दूसरा आती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तीसरा आता है कपलेशन ग्लैंड। ये 3 तरह के ग्लैंड मौजूद होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के ग्लैंड मौजूद होते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और कपलेशन ग्लैंड। 3 तरह के ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? याद रखिएगा एमसीक्यूज में। गर्मी बहुत ज्यादा है स्टूडेंट, एमसीक्यूज में लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मैं पंखा भी नहीं चला रही ताकि आप लोगों को आवाज ना आए, बहुत ज्यादा गर्मी है आज। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? यहाँ पर हमने पार्ट्स को याद रखना है, ये भी और ये भी। उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखने वाले फाइनली किस तरीके से इस एसिडिक जगह से स्पर्म रिलीज होता है, कैसे। मैंने आपके पहले एक तरह का सवाल किया था आप लोगों से। अब ये मेल का एक तरह का यूरिनरी ब्लैडर होता है जहां पर आगे उनका यूरिन स्टोर होता है। और इस तरीके से स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हैं यूरेटर, ये मेन की कहां से आ रही है? किडनी से आ रही है।
कहाँ से आ रही है? किडनी से आ रही है। सो ये वाली चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। फिर यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इनका यूरिन कुछ इस तरीके से स्टूडेंट, इस तरीके से क्या हो जाता है, जमा हो जाता है यूरिन। फिर जब यूरिन यहाँ पर जमा हो जाता है तो स्टूडेंट यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एम्पुला, और यहाँ पर वेसल्स मौजूद होती हैं इनके, जिसे हम सेनिनल क्या बोलते हैं, वेसल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर का एक पोस्टेरियर क्या होता है, ग्लैंड भी मौजूद होता है, और ये उनकी क्या होती है, यूरेटर होती है, और इस तरीके से छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर निकली होती है उनकी यूरेटर की साइड में। वो स्ट्रक्चर्स को आप ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लैंड कहते हैं। और कॉपर ग्लैंड को आपके टेस्ट में पूछा जा सकता है, इसे हम ब्लू बो यूरेट्रल ग्लैंड भी हम इसे कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो है ये ग्लैंड का पेयर होता है, और इस जगह पर आकर आपके स्पर्म इस जगह पर आके पहुंचते हैं, लेकिन ये तो जगह है उनकी यूरिन करने की। फिर इतनी तेजाबियत वाली, इतनी एसिडिक वाली जगह पर स्पर्म कैसे आएंगे? सो याद रखिएगा, स्पर्म बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो इस जगह से निकल 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 के फीमेल की यूटेरस तक पहुंच जाते हैं। सो ये जो थे ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे, और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आपके क्या आ जाते हैं, ग्लैंड्स आ जाते हैं। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब मैं अगेन आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्पर्म किसके अंदर आते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या आते हैं, स्पर्म आते हैं। लेकिन कैसे आते हैं, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बताया, इसके अंदर वाले सेल सर्टोली, फिर यहाँ पर स्पर्म को जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं उन सेल का नाम है सर्टोली सेल। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर एक स्पेस होता है जिसे हम एंटरटियम स्पेस कहते हैं। तो एंटरटियम स्पेस के अंदर स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिन्हें हम लीडिंग सेल्स कहते हैं। फिर लीडिंग सेल को इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो इसको पहुंचाने के लिए यहाँ पर एक प्रोटीन रिलीज करता है सर्टोली सेल। आज से पूछा जा सकता है, व्हाट 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 प्रोटीन आर रिलीज इन सर्टोली सेल टू, मतलब कि इसको पहुंचाना कहाँ तक, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक। प्रोटीन का कोई नाम पूछा जा सकता है, उसे याद रखे एंड्रोजन उसे हम कहते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। फिर वो इसको बचाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर से आपके ये वाला जो पूरा है एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, एसेसरी ग्लैंड, जेनिटलिया, कॉपुलेशन, ये सारे पूछे जा सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जहां पर आके आपका यूरिन स्टोर होता है। उसके बाद ये यूरेटर है, और ये जो दो आ जाती है वेसल्स जो कि इनकी किडनी से आती हुई है। किडनी की स्ट्रक्चर तो सेम ही होगी, किडनी में जो है वो मेल और फीमेल की कोई फर्क नहीं होगा, ये नहीं कि आप किडनी को भी डिफरेंट बना दें, ऐसा नहीं होगा। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 तरह के ग्लैंड्स को आपने याद रखना है। ये वाजा डिफरेंस है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ की स्ट्रक्चर्स होती हैं, और यहाँ पर इनका पोस्टीरियर ग्लैंड होता है। एमसीक्यूज ये आएगा कि कॉपर ग्लैंड को दूसरा आप क्या बोलते हैं, याद रखें, ब्लू वो यूरिथ्रल क्या बोलते हैं, ग्लैंड कहते हैं। सो यहाँ पर ये वाली स्ट्रक्चर, यहाँ पर प्राइमरी से, फिर यहाँ पे सेमिनरी वेसल्स, तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। सो स्टूडेंट्स एक बार और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से एमसीक्यूज कौन सा आ सकता है। देखिए यहाँ से जो एमसीक्यूज आएगा वो आएगा कि मैं जा रही थी, वीडियो बस खत्म हो गया लेक्चर, लेकिन एक एमसीक्यूज आ सकता है कि स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं। याद रखिएगा, ये मत छोड़ेगा, ये डिप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, ये एमसीक्यूज आता है। उसके बाद मियोसिस 1 को दूसरा हम क्या बोलते हैं, ये एमसीक्यूज है, दिस इज कॉल्ड द रिडक्शन फेज, इसको आप कहते हैं रिडक्शन फेज। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं मियोसिस से। मियोसिस क्या करती है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को करती है। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है,
ये एमसीक्यूज। और यहाँ पर फिर फाइनली आकर एक स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर एक पूछा जा सकता है मेयोसिस 1 में कितने स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, आपने 2 याद रखना है। और मेयोसिस 2 के अंदर कितने स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, एक स्पर्मेटोसाइट से दो निकलते हैं। और एक चीज और बताना, मैं शुक्र मैं चली नहीं गई, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन चीजें आपको पूरी बताऊंगी मैं। सिंस यहाँ पर देखें, आपको जो स्पर्म होता है, इस स्पर्म को देखिएगा गौर से, नीचे वाले हिस्से को आप टेल कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को आप इसका हेड कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप इसका मिड कहते हैं, मिड पॉइंट। और इसका जो मुंह वाला हिस्सा होता है, इसको आप एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम। सही, ये सारी चीजें आपने याद रखनी पड़ेंगी आप लोगों को, तो इसे कॉपी कर लें। बाय बाय।